नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2017 से 2023 के बीच केवल ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसी से यूपीएससी प्रीलिम्स में 12 सवाल पूछे गए हैं। यानी अगर ये टॉपिक सही से तैयार हो जाए तो आपके कम से कम 4 मार्क्स लगभग पक्के हो सकते हैं। और यूपीएससी में एक एक मार्क की कीमत आप जानते ही हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि भारत में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना उनका उद्देश्य है। इस घोषणा के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया। ये अधिनियम 1921 से लागू हुआ। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। एडविन मॉन्टेग्यू उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसरॉय थे। इस कानून के जरिए केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण कुछ हद तक कम किया गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीय और प्रांतीय ऐसे 2 अलग-अलग सब्जेक्ट लिस्ट बनाई गई, जिससे दोनों सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को अपने-अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की सबसे बड़ी विशेषता थी डायरकी, यानी प्रांतों में दुहेरी शासन पद्धति। डायरकी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दोहरा शासन। इस व्यवस्था में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 भागों में बांटा गया। एक, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। इन विषयों को गवर्नर द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स की सहायता से प्रशासित किया जाना था। 2, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ये विषय गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नियंत्रण में थे और वे लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अधिकारों की इस जटिल व्यवस्था और ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण डायरकी का यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। पहले के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह अब 2 सदन बने। एक, अपर हाउस अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट। 2, लोअर हाउस अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते थे। हालांकि मतदान का अधिकार सीमित था और ये प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के आधार पर दिया जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया। इस काउंसिल में कुल 6 सदस्य होते थे। इनमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य किया गया। 1919 के एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का विस्तार भी किया। 1909 के अधिनियम ने केवल मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रदान किए थे, लेकिन 1919 के अधिनियम ने इसे बढ़ाकर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन तक लागू कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का एक नया पद बनाया गया और अब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को हाई कमिश्नर को हस्तांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। इसके आधार पर 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। इसके साथ ही वित्तीय स्वायत्तता की दिशा में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। अब प्रोविंशियल काउंसिल्स को अपना स्वयं का बजट बनाने और उसे पारित करने का अधिकार मिल गया। 1919 के अधिनियम की सफलता की समीक्षा करने के लिए 10 वर्षों के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुसार निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति की गई, लेकिन इस 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए सभी भारतीय दलों ने इसका बहिष्कार किया। 1930 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें डायरकी समाप्त करने और संघीय शासन स्थापित करने की सिफारिश की गई। इन सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। इन्हीं चर्चाओं के आधार पर एक व्हाइट पेपर तैयार किया गया, जो आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आधार बना। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस योजना में मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के साथ साथ अनुसूचित जातियों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और येरवना जेल में आमरण अनशन शुरू किया। अंततः कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है।
इस समझौते के अनुसार हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को बनाए रखा गया और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की गईं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करने की दिशा में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह एक बहुत विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। इस कानून ने ऑल इंडिया फेडरेशन की संकल्पना प्रस्तुत की। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स का एक साथ आना अपेक्षित था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और इस कारण ये संघ राज्य केवल कागजों पर ही रह गया। ये कभी वास्तव में अस्तित्व में नहीं आया। इस कानून ने केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई। 1 फेडरल लिस्ट, 2 प्रोविंशियल लिस्ट, 3 कंकरेंट लिस्ट। और जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं थे, यानी रेजिडुअरी पावर्स, सीधे वाइसरॉय को दिए गए। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में लागू की गई डायरकी को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह प्रांतों को ऑटोनॉमी दी गई। अब गवर्नर्स के लिए लोक निर्वाचित मंत्रियों की सलाह पर काम करना अनिवार्य हो गया, यानी प्रांतों में सही मायने में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई। यह व्यवस्था 1937 में शुरू हुई, लेकिन 1939 में ही इसे बंद करना पड़ा। इस अधिनियम ने केंद्र में डायरकी लागू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। 1935 के अधिनियम ने 11 में से 6 प्रांतों में बाइकैमरलिज्म शुरू किया। ये प्रांत थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। यहां अब विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन अस्तित्व में आए। इस एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया संस्था को समाप्त कर दिया, जो 1858 से भारत सचिव की सहायता कर रही थी। अब भारत सचिव को केवल सलाहकारों का एक छोटा समूह दिया गया। 1935 के कानून के तहत लगभग 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके अलावा इस कानून ने 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की। इसके अतिरिक्त सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रांतों में भी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 या अधिक प्रांतों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित करने का प्रावधान इसी कानून ने किया। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा और सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। इसके बाद मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग को तेज कर दिया। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने पुनः स्पष्ट किया कि 1946 में स्थापित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा तैयार किया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते। उसी दिन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबैटन प्लान कहा जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ये योजना स्वीकार की और इसे कानूनी रूप देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त किया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट घोषित किया। इस एक्ट से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियंस अस्तित्व में आए। दोनों देशों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर निकलने का पूर्ण अधिकार था। इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत वाइसराय का पद समाप्त कर प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया। उनकी नियुक्ति ब्रिटिश राजा द्वारा, परंतु संबंधित देश के मंत्रिमंडल की सलाह पर होनी थी। अब ब्रिटिश सरकार की इन देशों के शासन में कोई जिम्मेदारी नहीं रही। दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपना संविधान बनाने और ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून, यहाँ तक कि इस इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रद्द करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। जब तक नया संविधान तैयार ना हो, इन सभाओं को अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने के अधिकार थे। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इन देशों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां का विधानमंडल ऐसा कानून ना बनाए। इस कानून का एक और महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि जब तक नया संविधान तैयार ना हो, दोनों देशों और प्रांतों का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार चलाया जाएगा।
हालांकि दोनों डोमिनियंस को इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने का अधिकार था। इस एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद समाप्त कर उनके सभी कार्य कॉमनवेल्थ अफेयर्स सेक्रेटरी को सौंप दिए। इस अधिनियम के तहत इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिश राज सत्ता के पैरामाउंसी के अधिकार समाप्त हो गए। रियासतों को अब पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वे या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहें। इस कानून ने ब्रिटिश राजा का वीटो पावर समाप्त कर दिया, परंतु गवर्नर जनरल को राजा के नाम पर किसी भी विधेयक को असेंट देने के पूर्ण अधिकार बने रहे। इस कानून के अनुसार गवर्नर जनरल और प्रांतीय राज्यपालों को अब केवल नाम मात्र प्रमुख बना दिया गया। उन्हें सभी मामलों में अपने अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य था। इंग्लैंड के राजा की उपाधियों से एम्परर ऑफ इंडिया का खिताब हटा दिया गया। इस कानून के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा की जाने वाली सिविल सर्विसेज में भर्ती और पदों का आरक्षण बंद हो गया। हालांकि 15 अगस्त 1947 से पहले नियुक्त अधिकारियों की सुविधाएं और लाभ यथावत बने रहे। अंततः 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और सत्ता दो नए डोमिनियंस भारत और पाकिस्तान को सौंप दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई तथा 1946 में स्थापित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब भारतीय डोमिनियन की पार्लियामेंट बन गई। तो ये थे ब्रिटिश काल में बने वे महत्वपूर्ण अधिनियम जिन्होंने भारतीय संविधान की नींव रखी। अब इसे क्विज के माध्यम से रिवीजन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एनविजन यूपीएससी को सब्सक्राइब करें।